माय डियर क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11th की फिजिक्स में चल रही बहुत ही प्यारी सी, इंटरेस्टिंग सी, लंबी सी यूनिट जिसका नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम की इस यूनिट में आजकल अगर मैं आपको कुछ करा रहा हूं तो इस यूनिट का तीसरा भाग जिसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स, और हाइड्रोडायनेमिक्स नाम के इस भाग में अब तक मैं आपको 3 वीडियो लेक्चर दे चुका हूं। जी हां, वीडियो लेक्चर नंबर 7, वीडियो लेक्चर नंबर 8, वीडियो लेक्चर नंबर 9 और आज का वीडियो लेक्चर है वीडियो लेक्चर नंबर 10। जी हां, यानी अगर मैं पूरी यूनिट की बात करूं तो पूरी यूनिट का आज का लेक्चर 10वां लेक्चर, और सिर्फ हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करूं तो हाइड्रोडायनेमिक्स का ये 7वां, 8वां, 9वां और 10वां यानी चौथा लेक्चर, यानी सिर्फ हाइड्रोडायनेमिक्स को समझाने में ये चौथा लेक्चर है। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या आज की बातें भी पुरानी बातों से रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये बात मैं हमेशा से कहता आया हूं कि फिजिक्स में आप कभी भी कोई भी टॉपिक देख लीजिए, हर टॉपिक कहीं ना कहीं पुरानी बातों से रिलेटेड होगा ही। सो ये जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक मुझसे समझ रहे हैं या जो भी टॉपिक आप मेरे वीडियोस के माध्यम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस वीडियो से पहले वाले वीडियोस की बातें बखूबी आनी चाहिए। यानी अगर आप में से गलती से किसी ने भी इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो घबराओ मत, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक शेयर कर दिए हैं, आप उन्हें देखना, समझना और अंडरस्टैंड करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और कैसे आज का टॉपिक पुराने टॉपिक से रिलेटेड है। आज का टॉपिक थोड़ा सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कि ये वीडियो लेक्चर जल्दी समाप्त हो जाए, बहुत लंबा नहीं जाएगा। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड में मुझे आप लोगों को जो समझाना है ना, दैट्स ऑल अबाउट थोड़ा बातें, थोड़ा इंटरेक्शन और कुछ जीते जाते एग्जांपल्स जिससे बातें जल्दी समझ आ जाए। तो हमारे डे टू डे लाइफ में आप खुद सोच के देखो, जितने भी लिक्विड्स आपको नजर आते हैं, क्या वो सभी लिक्विड्स एक प्रकार के होते हैं? बिल्कुल नहीं। जब सभी लिक्विड्स एक प्रकार के नहीं होते तो क्या सभी लिक्विड्स के बहने का तरीका एक प्रकार का होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे आसपास के सभी लिक्विड्स एक प्रकार के नहीं है और उनके बहने का तरीका एक प्रकार का नहीं है। तो फिर हम कैसे मान लें कि ऑल द लिक्विड्स विल फ्लो बाय द सेम प्रकार? हम कैसे मान लें कि सभी लिक्विड्स का फ्लो करने का नेचर एक जैसा होगा? तो जवाब है कि ऐसा नहीं होगा। और जब अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स के फ्लो के नेचर को ऑब्जर्व किया गया, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए स्टडी किया गया, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए जब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, तो पता चला कि देयर आर मेजर 3 types of flow of a liquid. What are the 3 major types of a flow of a liquid? वही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए हम विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जो कि है पार्ट 10 ऑफ बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बिल्कुल सही, इस यूनिट का नाम है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से इस यूनिट का 10वां वीडियो लेक्चर है। ये इस यूनिट का 10वां वीडियो लेक्चर है, और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जी हां, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। यानी कोई भी लिक्विड की अगर हम बात करें तो उस लिक्विड के विभिन्न प्रकार के उस लिक्विड के विभिन्न प्रकार के जो टाइप्स ऑफ फ्लो हैं, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड? तो सबसे पहला जो फ्लो होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड। किसका क्या मतलब है वो समझाना मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहला होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, यानी स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है मैं समझाऊंगा, आप घबराओ मत।
दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जब आप बुक ओपन करोगे तो आपको यही तीन नाम किताब में देखने को मिलेंगे और समझाना तो मेरा काम है, सो समझा मैं रहा हूं, लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड। और तीसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड। जी हां मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों, टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अब सवाल ये आता है कि सर नाम तो कोई भी खुद ही किताब से पढ़ लेगा और आपने भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया, नाम ही तो लिखे मतलब भी समझाओ। हाँ बच्चों चलिए बात करते हैं क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, क्या होता है लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड और क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड और कैसे कैसे इनका अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान मतलब कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन से प्रकार का लिक्विड किसी भी ट्यूब में या किसी भी पाइप में या किसी भी सरफेस पे वो लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका नेचर कैसा है। तो सुनो आप सभी बच्चे ध्यान से, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड वो फ्लो होता है जिसमें हर एक लिक्विड का पार्टिकल अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। जैसे मार्च पास्ट में एक सिपाही के पीछे दूसरा सिपाही चलता है, सभी सिपाहियों के हाथ एक साथ आगे जाते हैं, एक साथ पीछे जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर आगे वाला व्यक्ति अपने पीछे वाले व्यक्ति के जैसा चल रहा है या हर पीछे वाला व्यक्ति अपने आगे वाले व्यक्ति के जैसा चल रहा है। साफ साफ कहो ना सर, ऐसा लगता है जैसे हर पीछे वाला आदमी आगे वाले को फॉलो कर रहा है, वो उसे ओवरलैप करने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो कभी भी किसी भी प्रकार का लिक्विड का कोई भी फ्लो, कभी भी किसी भी प्रकार का लिक्विड का कोई भी फ्लो जिसमें ऐसा प्रतीत हो या ऐसा नजर आए कि एवरी पार्टिकल इज फॉलोइंग इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। आपने अक्सर कुछ ऐसी नदियों का फ्लो देखा होगा, नदियां मींस रिवर्स, कुछ रिवर्स का फ्लो बहुत धीमा धीमा होता है और कैसा दिखाई देता है मैं आपको बताता हूं। कुछ रिवर्स का फ्लो आपने देखा होगा इस तरह से पार्टिकल्स बनते हैं, इस तरह से पार्टिकल्स का फ्लो बनते हुए जाता है, इस तरह से आपने देखा होगा। कुछ नदियों का पानी तो ऐसा लगता है जैसे इसने इसको फॉलो किया, क्योंकि पहले ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना। So such a flow of a liquid in which it appears or it is clearly visible that each particle is following its preceding particle। हर पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल को फॉलो कर रहा है। ऐसा लगता है that all of them are moving with the same velocity in a particular direction। एक दूसरे से कुछ गैप बना के वो चल रहे हैं। Such a flow of a liquid is called as streamline flow of a liquid। और streamline flow of liquid बहुत ही मध्यम वर्ग का एक फ्लो होगा, कोई बहुत ज्यादा गति से पानी नहीं बहेगा। नदी का पानी जनरली जो होता है स्टैटिक वाटर की अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा तेज गति से बहने वाले पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। स्टैटिक गति से बहने वाले पानी की अगर मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड। बस इतनी सिंपल सी बात थी, इसमें कुछ खास बहुत बड़ा नहीं था। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है, याद रखनी है कि एवरी पार्टिकल फॉलोज इट्स नेक्स्ट पार्टिकल, या प्रीसीडिंग पार्टिकल या उससे पहले वाला या उसके आगे वाला। एंड एवरी पार्टिकल इज मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, every particle is moving with the same velocity and they do not try to overlap or they do not try to mix with each other, and also they all travel together in the same particular direction। I hope मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को इतनी सी बेसिक बात तो समझ आ रही होगी। कोई बहुत बड़ा डिटेल का टॉपिक ये नहीं है, जो मामूली सी छोटी सी बात है वो मैं आप सभी को अच्छे से बता रहा हूं। नेक्स्ट एंड द सेकंड टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड, यानी अगर मैं सेकंड कैटेगरी की बात करूं कि अगला सेकंड कैटेगरी क्या होता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिक्विड का फ्लो कौन सा होता है, तो उसे हम कहते हैं लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड। लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड बहुत कॉमन फ्लो ऑफ अ लिक्विड है। हम सबने अपनी लाइफ में समुद्र की लहरों को आते हुए देखा है। एक बच्चे ने कहा समुद्र की लहरें, वो तो लेयर्स की फॉर्म में आती हैं, पहले एक लेयर आती है, फिर अचानक से पता चलता है दूसरी लेयर ने उसी को ओवरलैप कर लिया। जी हाँ, whenever the liquid
flows in the form of layers, whenever the liquid flows in the form of a layers and a layer is again followed by another layer and the second layer tries to overcome, और मुझे कहना चाहिए द सेकेंड लेयर ट्राइज टू ओवरशैडो, या मुझे कहना चाहिए वो उसको क्रॉस करने की कोशिश करती है। तो जब भी कभी कोई भी लिक्विड लेयर की फॉर्म में अगर किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्लो करेगा तो ऐसे फ्लो को लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड कहा जाता है। प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, हम अपने घर में फर्श पे, यानी कि जो फर्श होता है यानी कि फ्लोर होता है, उस पे पोछा लगाते हैं। पोछा समझते हैं ना आप लोग, वाइप करते हैं। तो पोछा लगाने के लिए, सफाई करने के लिए एक बाल्टी में पानी लीजिए और पानी को दे ऐसे फेंकिए। आप नोटिस करेंगे कि सरफेस ऑफ जो हमारा कमरे का सरफेस है या फ्लोर है, उसमें पानी लेयर की फॉर्म में बनता हुआ जाएगा। इस तरह से अगर कोई लिक्विड फ्लो करता है तो उसे कहा जाता है लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड। यानी लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों फ्लूइड की लेयर्स फ्लो करेंगी। लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लेयर्स फ्लो करेंगी एंड एवरी लेयर विल फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल बी कवर्ड बाय इट्स प्रीसीडिंग लेयर। यानी इस तरह से जब लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, तो उस तरह के फ्लो ऑफ लिक्विड को कहा जाता है लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड। आई होप आपको दो प्रकार के लिक्विड के फ्लो के प्रकार समझ आ गए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैमिनर फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अब बताने जा रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड। तो सुनो, तो समझो, तो जानो, तो परखो और पहचानो क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अ टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड वो है जो भाई या तो ना तो स्ट्रीमलाइन है ना ही लैमिनर है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर जी? तो सुनो, किसी भी दिशा में कैसे भी ऊबड़ खाबड़ हैज़र्ड मैनर में पानी कहीं भी जाए, कैसे भी जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, दब के जाए, इकट्ठा होके जाए, मतलब कोई स्पेसिफिक फ्लो नहीं है। नो, जब पानी किसी भी जगह पे बार बार बढ़ती या बार बार घटती गति से ऊबड़ खाबड़ तरीके से फ्लो करता है तो ऐसे फ्लो ऑफ लिक्विड को हम कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तेज बहता हुआ झरने का पानी, जो जब नदी में उतरता है तो पत्थरों से टकराता है, जब पत्थरों से टकराता है तो टकरा के कभी कभी थम जाता है, जब टकरा के रास्ता उस पानी को मिल जाता है तो तेज गति से उतर जाता है। कभी गति उस पानी की बढ़ जाती है तो कभी गति उस पानी की घट जाती है, और जब आप उसे देखते हो तो कभी आपको तेज बहता नजर आता है तो कभी किसी जगह पे इकट्ठा हुआ नजर आता है, कभी वो पत्थरों से टकरा के थम सा जाता है, कभी वो पत्थरों से निकल के आगे बढ़ जाता है, और कभी किसी जगह पे इकट्ठा होके भंवर बन जाता है। बिल्कुल सही सुना, पानी का भंवर बनते हुए आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा। अगर रियल लाइफ में नहीं तो पिक्चरों में तो आपने जरूर देखा होगा कि पानी का भंवर कैसे बनता है। जैसे हवा में तूफान आता है ऐसे पानी में भी तूफान आता है। इस तरह से जो टॉर्नेडो जिसे कहते हैं या व्हर्लपूल जिसे कहते हैं, और इंग्लिश की भाषा में, नॉर्मल भाषा में, फिजिक्स की भाषा में उसे एडी कहते हैं, EDDY। एडी का मतलब होता है पानी का भंवर बनना। तो इस तरह का जो फ्लो ऑफ लिक्विड होता है, जो आपने अक्सर देखा होगा रिवर राफ्टिंग नाम देखा होगा, पानी कैसे बहता है बहुत तेज गति से, ऊबड़ खाबड़ तरीके से कहीं भी बहता है। उस फ्लो ऑफ वाटर को भी हम टर्बुलेंट फ्लो ऑफ वाटर कहते हैं। सो आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपको मेरे द्वारा बताए हुए ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड क्या होते हैं, क्या होता है इनका मतलब, कैसे इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे इन्हें पहचाना जाता है। भाई पहचानने के लिए इनके बारे में जो मैंने बेसिक ज्ञान दिया है, अगर वो मैं आपको नहीं देता तो क्या पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। इसलिए पहचानने के लिए बेसिक जानकारी देना बेहद जरूरी था और मैंने आपको दे दी। क्या होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, अच्छे से बताया। क्या होता है लैमिनर फ्लो, और भी अच्छे से बताया। और टर्बुलेंट तो भैया मजेदार है, कहीं भी आपको आमतौर पे टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड देखने को मिल जाएगा। एक बच्चे ने मनी मन कॉमन सेंस लगाया
सर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड की गति लैमिनर फ्लो ऑफ लिक्विड से कम होगी, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड की गति इन दोनों से कहीं ज्यादा होगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी लिक्विड स्ट्रीमलाइन है या कोई भी लिक्विड लैमिनर है या कोई भी लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट है? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था टर्मिनल वेलोसिटी। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी सजेशन है कि इस वीडियो लेक्चर को यही रोक दो, आप पहले वो कवर करो, फिर यहां लौट के आ जाना। आपको रोक कौन रहा है? सीक्वेंस में फिजिक्स पढ़ोगे तो फायदे में ही रहोगे। कमिंग बैक टू मेरा प्यारा वाला टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्योंकि हमेशा हर लिक्विड को आंखों से देखकर प्रॉपर्टीज को मैच कर कर ऑब्जर्व कर कर पहचानना सही नहीं है। सो इट इज बेटर कि हम किसी भी लिक्विड को अलग अलग तरीकों से पहचानने की कोशिश करें। तो फिजिक्स में एक पैरामीटर सेट किया गया है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है? क्रिटिकल शब्द का क्या मतलब है? भाई वेलोसिटी का मतलब तो है गति, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल का मतलब खतरा। डॉक्टर कहता है योर पेशेंट इज क्रिटिकल, मींस पेशेंट अब अपने सेफ्टी लिमिट से बाहर जा चुका है। यानी क्रिटिकल वेलोसिटी की लिमिट एक ऐसी लिमिट है जो ये बताएगी कि वो लिक्विड किस प्रकार के फ्लो की सीमा में बंधा हुआ है। मतलब ये कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिससे पहले पहले भाई खतरा नहीं है अभी, जिससे पहले लिक्विड का फ्लो या तो स्ट्रीमलाइन होगा या लैमिनर होगा, लेकिन क्रिटिकल वेलोसिटी पे पहुंचकर लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। जी हां, तो क्रिटिकल वेलोसिटी एक पैरामीटर है वेलोसिटी का। एक बच्चा कहता है यार ठीक है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों की हमारे सिलेबस में क्रिटिकल वेलोसिटी की डेरिवेशन डायमेंशनली हमें आनी चाहिए और एग्जाम में वो 2 मार्क्स की पूछी जाती है। इससे पहले मैं आपको पॉइज़ली फॉर्मूला डायमेंशनली निकाल के दिखा चुका हूं, उससे पहले मैं आपको स्टोक्स लॉ डायमेंशनली निकाल के दिखा चुका हूं और आज आपको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशनली। तो मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, आप दीजिएगा पूरा ध्यान ताकि हो आप आधे नहीं ना के बराबर परेशान। तो चलिए अब हम शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशनली। डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी डायमेंशनली। तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूं यहां पे बड़ी प्यारी सी, और इस हेडिंग का मैं नाम रख देता हूं डेफिनेशन। ये डेफिनेशन भी है और ये डेरिवेशन भी है। अरे भाई किस चीज की? डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। डेफिनेशन एंड डेरिवेशन किस चीज की? डेफिनेशन एंड डेरिवेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी का सिंबल बनता है V और साथ में C। आपको बताना चाहूंगा एज पर डेफिनेशन क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है, इज दैट वेलोसिटी अप टू which the flow of liquid, up to which the flow of liquid is considered, up to which the flow of liquid is considered to be streamline, is considered to be streamline or laminar, but beyond critical velocity, but beyond it, या मुझे कहना चाहिए beyond it the flow becomes turbulent, the flow becomes turbulent. The expression, or rather I should say the value of critical velocity, the value of critical velocity depends, the value of critical velocity VC depends upon the following factors, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या है आप ध्यान से सुनिएगा।
पहला फैक्टर, क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन नीटा का कुछ पावर ए। अब नीटा का कितना पावर मैं नहीं जानता, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का पावर बी एंड रेडियस ऑफ ट्यूब का पावर सी। अब इनके ऊपर क्रिटिकल वेलोसिटी की डिपेंडेंसी कैसे होती है, फॉर्मूला क्या बनता है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, इसे देखकर साफ पता चल रहा है कि क्रिटिकल वेलोसिटी फिजिक्स के 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। पहला पैरामीटर है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दूसरा पैरामीटर है डेंसिटी और तीसरा पैरामीटर है रेडियस ऑफ द ट्यूब, यानी उस ट्यूब का रेडियस जिस ट्यूब में हम लिक्विड को बहाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेंसिटी किसकी, डेंसिटी उस लिक्विड की जिसे हम बहाने की कोशिश कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी, उस लिक्विड की जिसे हम बहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डायमेंशनली जो हम सीख कर आए हैं सीधा वही करते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो LT-1, क्योंकि m यहां 0 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा का डायमेंशन तो मुझे कभी याद रहता ही नहीं, मैं निकाल के दिखाऊंगा। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ml-3 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रेडियस l हो गया तो का पावर c। आओ नीटा निकालें, मैं हमेशा भूल जाता हूं, क्या करूं, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं। जो टीचर आपसे कहे कि डायमेंशन रट लो, आपको पता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों वहां से हट लो। तो नीटा इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी। नीटा इज इक्वल टू m1 l1 t minus 2 इनटू l अपॉन l2 इनटू lt minus 1। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया m एक बार, l 2 बार, t minus 2 और डिवाइडेड बाय L2 और LT minus 1, L2 कैंसल, T minus 2 T minus 1 कैंसल, M आया एक बार, L minus 1 T minus 1। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों जरा समझ लो, मैं कहता हूं देख लो, आपके सामने हूं करने जा रहा, क्या आपको है मेरे बच्चों समझ आ रहा? तो जरा ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा तेरी वैल्यू m1 को बिठाया l-1, t-1 तुझको भी बिठाया, a लगाया, ml-3 का पावर b और l का पावर c। क्या मेरे बच्चों को कोई डाउट आया? सी नहीं आया तो जरा ध्यान दीजिए प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, m का पावर 0, l का पावर 1, t का पावर -1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m तेरा पावर, m तेरा पावर a, m तेरा पावर b यानी a प्लस b, l तेरा पावर -a, l तेरा पावर -a -3b प्लस c और t का पावर -a। जरा एक बार मैं कहता हूं कि अच्छे से घूर लो, 2 बार आप देख लो, है अगर मन में कोई सवाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप पूछ लो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास नीड टू अंडरस्टैंड। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, अब क्या, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी जगह बनाएंगे, उसको यहां से मिटाएंगे और मिटा के जो हमको है पाना वो हम पाएंगे। आओ जरा देखें, तो यहां पे पता चलता है a प्लस b तुम 0 के बराबर, अब आया -a प्लस 3b प्लस c तुम 1 के बराबर और -a तुम -1 के बराबर, कैंसल कैंसल, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। इफ a इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू को बिठाया, b इज इक्वल टू -1 हमने पाया, a तेरी वैल्यू -1, b तेरी वैल्यू -1 प्लस c इज इक्वल टू 1। बोलो किसी बच्चे को कोई डाउट आया? -3 प्लस c इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस 3, c इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और हमारे पास आ गया +1। अरे वाह, ये तो ऐसा लग रहा है कि C4 आने वाला है। जरा चेक करें, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, मुझे तो थोड़ा गलत लग रहा है। आओ चेक करें, आओ चेक करें, आओ चेक करें। हमारे पास t का पावर -a और जो हमारे पास ये हमारे पास l का पावर आया है -a -3b प्लस c, -a -3b प्लस c और t का पावर
t का पावर आया -a, -a इक्वल टू -1, a इक्वल टू 1, बिल्कुल सही आया, a1 आया और यहां पे a प्लस b इक्वल टू 0 आया, बिल्कुल सही, तो b -1 आया, बिल्कुल सही। अब a1 आया तो -1, b हमारे पास -1 आया तो -1 into 3 क्या बन गया, -3 प्लस c हमारे पास आ गया, तो दिस कम्स आउट टू बी c इज इक्वल टू 1 + 3 + 1, यानी c कम्स आउट टू बी 5। अब मुझे पूरा यकीन है कि c 5 नहीं आएगा क्योंकि ये गलत है। देखना यह है कि गलती कहां है, तो मैं जरा इसे घूर लूं और मुझे गलती नजर आ गई। आई डोंट नो कि आप लोगों ने गलती पकड़ी कि नहीं पकड़ी, लेकिन मैंने जरूर पकड़ी। तो मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि यहां -3 भी था तो यहां +3 भी कैसे आया, तो यहां भी -3 भी रहा होगा। जब यहां -3 भी रहा होगा तो a की जगह 1 यहां पे बिठाया, a की जगह -1, -3 भी यानी -3 इंटू -1 यानी +3। अब आ गया 3 में से 1 चले गए, यहां पे 2 आ गया। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 11th क्लास के, ये आ गया हमारे पास आपका 2 + c = 1 और c = 1 - 2 और c = -1। मैं कहता हूं कि देख लो, मैं कहता हूं कि घूर लो, जो हुई थी मेरे से मुझसे मिस्टेक, उस मिस्टेक को चेक करो, मैंने करेक्शन कर दिया है। अब जब मैं यहां पे डायमेंशंस पुट करूंगा तो हमें मिलता है, क्या मिलता है, दैट क्रिटिकल वेलोसिटी is directly proportional to नीटा का पावर a यानी नीटा1 रो का पावर b यानी रो1 बट्टा r, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू k नीटा रो बटा r। मेरे प्यारे 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 11th क्लास के बच्चों, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। एक बच्चा बोला यार भला किसी लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं होगी? कॉमन सेंस लगाओ। क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है? वो गति जिस गति पर पहुंचकर लिक्विड टर्बुलेंट होगा। अब आपको क्या लगता है, जितनी तेजी से आप पानी को बहा सकते हो, क्या उतनी तेजी से आप शहद को बहा सकते हो? नहीं ना। तो शहद का टर्बुलेंट होना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। और अगर कोशिश करी तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या आसानी से प्राप्त हो जाएगी? अरे पता नहीं कितनी तेज गति से शहद को बहाना पड़ेगा, तब जाके उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी आपको प्राप्त होगी। शहद पानी जैसा नहीं है कि ऐसे पाइप दबाया और तेज फुर्र बह गया। पानी की क्रिटिकल वेलोसिटी आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगी क्योंकि उसकी विस्कोसिटी है कम, तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी है कम। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो गति है जो ये डिसाइड करेगी कि लिक्विड टर्बुलेंट आसानी से होगा या नहीं होगा। सोचो, पानी आसानी से होगा तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी, यानी लिक्विड जल्दी टर्बुलेंट हो जाएगा। पानी वाला, क्या शहद आसानी से टर्बुलेंट हो पाएगा? क्या आपको लगता है शहद पानी जितनी तेज गति से बह सकता है? नहीं। इसका मतलब उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी छोटी मोटी नहीं होगी, कहीं बहुत 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 दूर जाके मिलेगी। आसानी से उसमें टर्बुलेंट नहीं आ सकता क्योंकि उसकी विस्कोसिटी है ज्यादा, इसलिए उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी भी होगी ज्यादा। आई होप मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बातें है समझ आ रही। एंड दैट इज व्हाई आपके सामने एक पैरामीटर है, आपके सामने एक एक्सप्रेशन है, आपके सामने एक फॉर्मूला है जो ये आपको बता सकता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे हमारी मदद करती है किसी भी लिक्विड के नेचर ऑफ फ्लो को स्टडी करने में। आप जानते हो एक बच्चा क्या बोला, कहता सर क्या यही एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी लिक्विड का क्या नेचर होगा? ऐसा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों। रेनॉल्ड नाम के वैज्ञानिक ने, REYNOLD, ये रेनॉल्ड वो नहीं है जिसके नाम पे रेनॉल्ड का पेन मार्केट में आता है, प्लीज वो वाले रेनॉल्ड को अलग लेके चले। आई डोंट नो कि इनका कोई रिश्ता है भी या नहीं, बट रेनॉल्ड नाम के एक वैज्ञानिक ने इसी फॉर्मूले को अपने तरीके से मॉडिफाई करा। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, फिर उनकी बात का सिग्निफिकेंस क्या निकला मैं आपको समझाता हूं। तब तक इस पे एक बार नजर डाल लीजिए। मैं बोर्ड के आगे से वो हट जाता ताकि आपको सब कुछ है नजर आ जाता, और अगर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को सब कुछ है नजर आ रहा तो है मुझको यकीन कि एक एक बात मेरे बच्चों को समझ आ रही और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा। चलिए समझते हैं
कि डियर रेनॉल्ड अंकल ने क्या कहा। चलिए समझते हैं कि रेनॉल्ड जी का क्या कहना था। रेनॉल्ड जी ने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इसी वीडियो लेक्चर में, जिसे करते ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इनफैक्ट मैं कहता हूं लेक्चर खत्म हो जाएगा, उस टॉपिक को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। अरे भैया ये तो मिटने का नाम ही नहीं ले रहा, ग्रीन मार्कर ने तो अपनी छाप छोड़ दी। ऐसी छाप आपको छोड़नी है बच्चों कामयाबी की। चलो कोई बात नहीं, इसे बाद में मिटाऊंगा, इतनी जगह मेरे पास है कि मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। मेरा बोर्ड खराब कर दिया ग्रीन मार्कर, तो मैं बैन कर दूंगा, मैं आज के बाद तुम्हारा इस्तेमाल नहीं होगा। जरा ध्यान दीजिए मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, हम समझने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर। कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, भैया क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर? हम तो नहीं जानते। अरे अब जान जाओगे अगर नहीं जानते कि क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। और रेनॉल्ड नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा? रेनॉल्ड कहता है कि जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था क्रिटिकल वेलोसिटी वाला, वो फॉर्मूला था Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा रो बटा आर था। आपने डी क्यों लिखा भाई? आपने डी क्यों लिखा मास्टर जी? हाँ, अब मैंने डी क्यों लिखा? क्योंकि रेनॉल्ड ने मॉडिफाई किया फॉर्मूले को। वो कहता है इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेडियस आई एम टेकिंग डायमीटर ऑफ द ट्यूब। हमने जो फॉर्मूला निकाला था उस फॉर्मूले में मैंने आर लिखा था, आर का मतलब था रेडियस ऑफ द ट्यूब। लेकिन रेनॉल्ड ने जो फॉर्मूला दिया उसके फॉर्मूले में आर की जगह यानी रेडियस ऑफ ट्यूब की जगह डायमीटर आता है, और डायमीटर लगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर रेनॉल्ड ने अपना सिंबल यहां लगाया एन आर नीटा रो बटा डायमीटर। मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, ये जो नंबर है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ये होता है कांस्टेंट होता है, एंड इसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है रेनॉल्ड्स नंबर। बिल्कुल सही आपने सुना, इसलिए मैं आगे से हूं हट जाता। एक बार आप देख लीजिए, है अगर मन में कोई सवाल तो मुझसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूछ लीजिए। अब देखना यह है कि ये फॉर्मूले से हमें क्या सीखना है और रेनॉल्ड भाई साहब ने क्या कहा और रेनॉल्ड्स नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बच्चों, रेनॉल्ड्स जी का कहना था कि जब इसे सॉल्व किया जाएगा, यानी जब इससे रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला निकाला जाएगा, तो इट विल कम आउट टू बी आपका क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू डायमीटर अपॉन नीटा रो यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इनटू डायमीटर अपॉन नीटा रो की जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि महज एक नंबर है, मतलब कोई इसकी यूनिट आएगी नहीं। बच्चा कहता है कोई यूनिट ही नहीं आएगी, आप पुट करके देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। यानी ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी एक डायमेंशन लेस है, ये महज एक नंबर आएगा। अगर ये महज एक नंबर आया, यानी महज एक नंबर आएगा, महज मतलब सिर्फ एक नंबर आएगा, ठीक है, तो नंबर क्या आएगा? या तो नंबर आएगा 0 से 2000 के बीच में, या नंबर आएगा 3000 से ज्यादा, और या फिर नंबर आएगा 2000 से 3000 के बीच में। अगर रेनॉल्ड्स नंबर सॉल्व करने पर 0 to 2000 के बीच में आता है तो उसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 11th के बच्चों स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड। अगर 3000 से ज्यादा आता है तो उसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ लिक्विड। और अगर 2000 से 3000 के बीच में आता है तो लिक्विड का फ्लो हम स्ट्रीमलाइन भी मान सकते हैं, और कभी कभी लैमिनर भी मान सकते हैं, और कभी कभी तो सीधा टर्बुलेंट भी बोल दिया जाता है। ये बेसिक ज्ञान है जो आपको रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर।
And what is its physical significance? Reynolds number is a number whose value helps us to determine the nature of the flow of a liquid. The formula of the Reynolds number is as according to the relation where NR is equal to VC into capital D upon आपका neta rho, where VC means critical velocity, capital D means diameter of the tube जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, नीटा मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड रो मींस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 3000 के बीच में वैरी कर सकती है और 3000 से ज्यादा हो सकती है। अगर 3000 से ज्यादा हुई तो उसे कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर 0 से 2000 के बीच में हुई तो उसे कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड, और 2000 से 3000 के बीच में हुई तो स्ट्रीमलाइन भी कह सकते हैं और कभी कभी लैमिनर भी कह सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों को इतना टॉपिक, इतना ज्ञान समझ आ गया होगा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड। आई होप इतनी बातें समझ आ गई। क्या ये सारी बातों से आज का वीडियो लेक्चर खत्म हो जाता है? तो जवाब है जी हाँ। आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। एक बार फिर से लौट कर आऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ आपको फिर से फिजिक्स का ज्ञान पढ़ाऊंगा। हमारा अगला जो टॉपिक होगा मेरे बच्चों, दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। जी हाँ, हमारे सीक्वेंस में वही हमारा अगला टॉपिक है। लेकर आऊंगा अगले टॉपिक में एक बार दोबारा, क्योंकि उसकी गिनती होगी वीडियो लेक्चर नंबर 11। जी हाँ, आज के इस वीडियो लेक्चर को देखने में जो आपने अपना कीमती वक्त दिया प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो करना ना आप भूलें। वंस अगेन थैंक यू।